Hey everyone, so there was some error in the recording, and that's what I need to recreate the part third. And we were discussing about सुप्रीम कोर्ट और उसके अलावा रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट चल रहा है, तो पार्ट थर्ड उसका कंटिन्यूटी है. 15 मिनट्स में ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा. सो जस्ट वॉच इट. इफ वोटिंग विल टेक्स प्लेस, तो पूरा मैं आपको जस्ट यहाँ से हम बात कर रहे थे रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट. ये यहाँ पे प्रेसिडेंट वाला है और ये है सुप्रीम कोर्ट के लिए. तो प्रेसिडेंट के लिए तो नॉर्मल सिंपल है कि इम्पीचमेंट वगैरह होता है. हम सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, तो 15 मिनट्स हमारे इसमें चले जाएं. इससे बेटर है कि हम यहाँ से डिस्कस करते हैं. तो देन इट विल गो टू अदर हाउस. हियर जब रेजोल्यूशन पास होता है, बैकग्राउंड बता देती हूँ मैं 2 मिनट में. जब रेजोल्यूशन पास होता है तो किसी भी हाउस में पास हो जाता है तो दूसरा हाउस इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा, बल्कि उसको पास कर देगा जो भी प्रपोजल होगा. मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और रिमूवल ऑफ जजेस को लेके. और वैसे भी अभी इसलिए भी न्यूज़ में है क्योंकि CJI को अपॉइंट किया जा रहा है, न्यू CJI 49 CJI. तो आपने जो भी नोट्स हैं वो क्रिस्प एंड क्लियर बनाइएगा, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो लास्ट मोमेंट पे. क्योंकि जब हम रिवीजन करते हैं उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इशू हो जाता है, तो हमें इधर उधर नोट्स पलटने पड़ते हैं, तो ये होता है. अदरवाइज़ आप ये प्लेलिस्ट इजीली देख सकते हो, एक्सेसिबल है और वीडियो कहीं नहीं जाने वाली. बट अपने नोट्स प्रॉपर बनाइएगा. दिस इज़ माई सजेशन और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ आपको. सो तो कम टू द पॉइंट बात करते हैं. हियर अदर हाउस और सेकेंड हाउस विल नॉट इन्वेस्टिगेट द चेंज. अदर हाउस विल सिंपली पास द प्रपोजल और रिजेक्ट द प्रपोजल. तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि पास करते हैं रिजेक्ट करते हैं. उसके अलावा इफ़ बोथ द हाउस पास द रिजोल्यूशन इट विल बी सेंड टू द प्रेजिडेंट फॉर हिज अप्रूवल. और उसके बाद जब प्रेजिडेंट जो है अप्रूवल को अप्रूव कर देते हैं उसको जो प्रपोजल है, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव कर दिया जाता है. बट अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि अभी तक कोई जज को रिमूव नहीं किया गया. इट इज़ अ वेरी टीडियस एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस. तो इंडिया में मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से ये चीज़ें हो सकती हैं. रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज इज़ अ पार्लियामेंट्री प्रोसेस और जुडिशियल प्रोसेस. अब इसमें बताते हैं कि पार्लियामेंट्री प्रोसेस और जुडिशियल में डिफरेंस क्या है. और उससे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 124 का, जो प्रॉपरली मैंने यहाँ पे नोट्स बनाए हैं उसको देखते हैं. जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट अपॉन एन एड्रेस ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट बाय अ मेजॉरिटी of not less than 2/3 majority present and voting and majority of total strength of the house on the ground of misbehave. अगर misbehave प्रूव हो जाता है या incapacity उसमें. Apart from this, Parliament has the power to chart out the procedure for the removal of Supreme Court and High Court judges. Using this power, Parliament passed Judge Inquiry Act 1968, which states that removal of Supreme Court and High Court judges can be brought in either house, या राज्यसभा और लोकसभा दोनों में आ सकता है. रेजोल्यूशन की बात करते हैं अब कि रेजोल्यूशन में इफ़ इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा देन इट शुड बी सपोर्टेड बाय 100 मेंबर्स, और राज्यसभा में 50 मेंबर्स को द्वारा प्रपोज किया जाना चाहिए. तो अब ये डिफरेंस क्यों है कि राज्यसभा में 50 है और लोकसभा में 100 है? क्योंकि लोकसभा की जो सीट्स भी हैं या नंबर हैं वो उससे दुगना है. ये एक रीज़न है, रिप्रेजेंटेशन हो रहा है ना प्रॉपर, इसलिए. आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द प्रीसीडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस शैल अपॉइंट अ 3-member जुडिशियल कमेटी टू इन्वेस्टिगेट द चार्जेस बाय जुडिशियल बॉडी. चेयरमैन ऑफ द कमेटी शुड बी सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड रिटायर नहीं होने चाहिए, वो करेंटली काम कर रहे उस टाइम पे काम कर रहे हैं. सेकेंड मेंबर शुड बी अ सिटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट. और उसके बाद थर्ड जो हो जाना चाहिए एमिनेंट ज्यूरिस्ट होना चाहिए. अब प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट के जज के जो रिमूवल का जो प्रोसेस है उसमें, तो सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज के रिमूवल्स में तो जुडिशियल बॉडी ही काम करेगी या फिर जजेस का होगा. लेकिन जब प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है तो उसमें ऐसा कोई बॉडी नहीं है. तो यही मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है पॉइंट. अब किसी को भी इन्वेस्टिगेट करवा सकते हो, ये डिपेंड करता है.
अब बात करते हैं, कमेटी शैल सबमिट द रिपोर्ट टू द प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड द जज कंसर्न हैज, जो भी कंसर्न जज के ऊपर रिजोल्यूशन पास हो रहा है तो उसको ये मौका दिया जाएगा कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके, दे सो दे ही कैन और शी कैन डिफेंड हिमसेल्फ बिफोर द जुडिशियल कमेटी। द एंटायर प्रोसेस ऑफ रिमूवल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पॉलिटिकल एंड जुडिशियल। अब पॉलिटिकल क्या होता है कि अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकते हैं। सो अब क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन है कि व्हेन विल दे विल, या फिर व्हेन वी विल या व्हेन दे विल इंट्रोड्यूस, हम पार्लियामेंट्री मेंबर के बारे में बात कर रहे हैं। रेजोल्यूशन इन द हाउस that introduce process in removal of the Supreme Court judges. It is kind of discretionary action. First of all, it has the parliamentary court's prerogative, या उनकी मर्जी है, हाउस की मर्जी है कि वह इंट्रोड्यूस करता है या नहीं करता। दूसरी बात ये, इफ some member asked in or introduce the resolution in Lok Sabha, then those members will ask the other members to सपोर्ट देम। बट अब ये बताइए कि ज़रूरी तो नहीं है ना कि एक बंदा अगर रेजोल्यूशन पास करने में है मतलब सपोर्ट करे तो दूसरा भी करे, दिस इज़ नॉट मैंडेटरी। इसीलिए पॉलिटिकल आप एक्शन कह सकते हो। सपोर्ट द रेजोल्यूशन, नाउ वेदर अदर मेंबर विल सपोर्ट द रेजोल्यूशन और नॉट, it is their discretion. Members are not bound to support the resolution. Other members are free to take their own decision. This action is called पॉलिटिकल एक्शन। तो पॉलिटिकल एक्शन में क्या हुआ कि अपनी मर्जी है, उनकी मर्जी है अदर मेंबर्स की कि वो रेजोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते। अब जुडिशियल एक्शन की बात करते हैं। जुडिशियल एक्शन में क्या होगा कि मर्जी नहीं चला सकते, जो भी सीक्वेंस या जो भी कन्वेंशंस फॉलो हो रहे हैं, जो प्रथाएं हैं, जैसे अब कोई मर्डर करके आ रहा है तो अब वो मर्डर करके आ रहा है तो उसको ये तो नहीं कहेंगे ना कि नहीं मेरी मर्जी है, इसको पनिश नहीं करना, बिकॉज जुडिशियल एक्शन में ये ऑलरेडी मैंशनड है कॉन्स्टिट्यूशन में भी कि किस, जैसे जुडिशरी में कि उसको सज़ा मिलेगी। सो द जुडिशियल एक्शन member have to abide by the consequences. It is proof that someone has committed a crime and proof the judiciary has no choice to punish and punish her or not, him or her or not. तो ये मर्जी नहीं होगी, ये उनको करना ही होगा। अब बात करते हैं द इंट्रोडक्शन ऑफ द रेजोल्यूशन एंड इट्स passage by the House of the Parliament are political action because they involve that discretionary power. Judicial action on the other hand, अब क्वेश्चन आता है फॉर्मेशन ऑफ कमेटी और अपॉइंटमेंट ऑफ जुडिशियल कमेटी इज अ पॉलिटिकल एक्शन और जुडिशियल एक्शन? ऑफ कोर्स इट इज अ जुडिशियल एक्शन, बिकॉज अब प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास चॉइस तो नहीं होगी ना कि कमेटी बिठानी है, आई मीन कमेटी का फॉर्मेशन करना है या नहीं करना है, वो तो करना ही पड़ेगा। सो अपॉइंटमेंट ऑफ द जुडिशियल कमेटी बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ चार्जेस बाय जुडिशियल कमेटी. It is under Judicial Act and submission of the investigation reports to the presiding officer and president pass the order of removal. उसके बाद जज को रिमूव कर दिया जाता है. After the resolution is passed in the parliament and all the judicial actions, as there is no direction available with the authority. तो कोई direction as such available नहीं है. अपार्ट फ्रॉम दिस आर्टिकल 130 बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो सीट है जो दिल्ली में है तो वो कहीं और भी होना चाहिए. तो उसके लिए Supreme Court shall sit in Delhi and in such other places as decided by the CJI will approve by the President. Approval President का भी होना चाहिए और CJI डिसाइड करेंगे. सो द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इन द रिपोर्ट पॉइंटेड आउट दैट लिजिटेंट या जो केस लड़ते हैं एक पार्टी जो है हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस टू हैव एक्सेस टू सुप्रीम कोर्ट. जैसे दिल्ली में है, अब कन्याकुमारी से कोई बंदा आएगा तो कितना टीडियस प्रोसेस है उसके लिए, कितनी दूर आना, ट्रैवल करना, एक्सपेंसेस भी हैं, रुकना है, कहाँ पे रुक रहे हो, अदर इतने दूर आ रहे हो, कोई नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है, लैंग्वेज डिफरेंसेस भी काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं. तो ये सारी चीज़ें काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं. So long distance to have access to Supreme Court. Further, in most of the cases, the litigant feels the needs of staining the services of lawyer who are involved in matter of high court, also leading for frequent adjournments. Even parliamentary standing committee on law and judicial recommendations for the establishment of the regional bench of the Supreme Court को दिया गया था, but जो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया. However, Supreme Court has turned down such request of central government. Supreme Court argued that such
an argument would affect the unitary character and integrity of the Supreme Court. ये क्योंकि रीजनल किसी जज के ऊपर प्रेशर भी आ सकता है, पॉलिटिकल है, रीजनल है, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैटर कर जाती हैं. सपोज नॉर्थ ईस्ट का बंदा है, उसको वहाँ का कल्चर पता है, अब वहाँ का कोई बहुत ही पावरफुल बंदा आ रहा है, वो कह रहा है कि नहीं, जैसे बहुत बार सुनते हैं हम, लाइक सम स्कूल ऑफ थॉट्स भी बोलते हैं कि पॉलिटिशियन ने प्रेशराइज किया, फिर फेवर में चला गया किसी के केस. तो ये एक सही तरीका नहीं है जुडिशरी के लिए, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया. ऑल्सो ऑफ द रीजनल बेंच आर फॉर्म देन द बेंचेस मे कम अंडर द रीजनल इन्फ्लुएंस of their seat, but the counter argument is if the regional bench is subject to regional pressure of the government or otherwise. What will be the solution of the regional pressure? So one high court can have different regional benches this way, जैसे कि किसी को regional bench को अलग अलग state में establish कर दिया जाए. Then our present legal system allows for ट्रांसफर ऑफ केसेस फ्रॉम वन रीजनल बेंच टू द अदर रीजनल बेंच. जो भी ट्रांसफ़र केसेस हैं एक दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र होते रहते हैं, जिससे कि एक तो वहाँ पे एक ही जगह पे बहुत टाइम तक लोग रहें तो वो इन्फ्लुएंस ना आए, इसीलिए ट्रांसफरेबल प्रोसेस है. इट विल सेव द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल्सो नॉट अंडरमाइन इट्स इम्पॉर्टेंस. सो देयरफॉर इन लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट रीजनल बेंचेस शुड बी फॉर्म्ड. So do you know what is the court of record? Supreme Court and High Court is a court of record. So जैसे कि बहुत सारे cases हैं, बात करते हैं कि in future references there are two meanings. Okay, so you have heard about केशवानंद भारती केस, गोलकनाथ, और उसके अलावा मिनर्वा मिल केस हैं. तो मतलब ये केसेस हैं जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, उसके लिए द मटीरियल फैक्ट्स एविडेंसेस जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी यूज्ड एज रेफरेंसेस फॉर फ्यूचर. जैसे कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन को ओवरटर्न कर देते हैं कि नहीं, उस टाइम पे हमने गलत इंटरप्रेट किया था, उसके बाद ये सारी चीज़ें सही होंगी. जैसे आपने केस 1, केस 2 और केस 3 सुना होगा जजेस के लिए. सो द सुप्रीम कोर्ट कैन पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट कोर्ट इन, जो भी उसकी अवमानना करना है, या जो भी अगर कोर्ट की बातें नहीं मानता है तो कोर्ट पनिश करता है. जैसे अब आप किसी का 5,000 करोड़ का पैसा लेके भाग गए हो, या आपने स्कैम कर लिया, कोर्ट ने आपको ऑर्डर दिया है कि आपको पैसा वापस करना है, बट आप नहीं कर रहे हो, तो ये फिर डिसरेस्पेक्ट हो गई ना कोर्ट की. तो उसी के लिए कोर्ट आपको पनिश कर सकता है. Apart from this, Article 129 बात करता है make Supreme Court as a court of record. The concept is borrowed from the Britain. A court is to be court of record has to satisfy two conditions. So must satisfy two conditions. पहले तो होना चाहिए it record shall be admissible as एविडेंस इन ऑल द कोर्ट्स ऑफ द कंट्री. तो वो एडमिसिबल या एक्सेस हो कि वो इस रेफरेंस को यूज़ कर सकते हैं रिकॉर्ड के एज अ रिकॉर्ड. इट शैल इंजॉय द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जुरिडिक्शन, जो भी पार्ट दी गई है कोर्ट को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए, कि अगर कोई डिसरेस्पेक्ट करता है कोर्ट की तो कोर्ट पनिश कर सकता है. अब बात करते हैं आर कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड ओनली सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आर नॉट द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. ठीक है, अब डील विद द प्रॉब्लम्स ऑफ सेंटर एंड स्टेट, जैसे बात करते हैं इसमें. फ्रॉम वेयर वी हैव अडॉप्टेड द इंडिपेंडेंट जुडिशरी, वी हैव टेकन इट फ्रॉम यूएसए, याद रखना है इसको. फ्रॉम वेयर वी हैव अडॉप्टेड पावर ऑफ फेडरल जुडिशरी इन इंडिया in Supreme Court, that is we have adopted from Government of India Act 1935. Under which article contempt of court is mentioned? 129 में है, जो कि न्यायालय की अवमानना कहते हैं आप इसको हिंदी में. Article 129 confers on Supreme Court the power to punish an individual for its contempt. अपनी इंसल्ट का बदला लेने के लिए दी गई जो भी पावर होती है उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहा जाता है. हाई कोर्ट आर गिवन द सेम पावर अंडर आर्टिकल 215. हाई कोर्ट इज मेंशन्ड इन पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो पार्लियामेंट इनेक्टेड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इन 1971 विच डिफाइंस कंटेम्प्ट एज सिविल एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट. अब सिविल कंटेम्प्ट की बात करते हैं. अगर किसी ने विलफुली डिसोबे द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट, जैसे सहारा ने पैसे वापस नहीं किए थे लोगों के, तो ये सिविल कोर्ट कंटेम्प्ट हो गया. व्हेन एन इंडिविजुअल विलफुली
breaches an undertaking given to the court and will fully disobey the direction order of the court, it amounts to the civil contempt. And criminal contempt की बात करते हैं. Criminal contempt has been defined as publications of any matter or commissioning doing of any act that is scandalizing, tend to scandalize the image of court, lawyers, the authority of court, attempt to interfere or obstruct the admission of the justice in any manner, जैसे किसी को धमकाना या इस टाइप के मॉडिफाई करवाने के लिए सारी चीज़ें होती हैं क्रिमिनल ऑफेंस में या क्रिमिनल कंटेम्प्ट में. एज पर सुप्रीम कोर्ट दिस एक्ट ऑन दिस प्रोविजन इज मीन टू प्रोटेक्ट द जस्टिस एंड नॉट द जज. तो जस्टिस के लिए प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है, जज के लिए नहीं दिया गया. अब ये इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. बिकॉज जज इज़ नॉट डिवाइन, जस्टिस एंड सीट ऑफ जज इज़ डिवाइन. तो जो सीट है जज की वो डिवाइन है, वो पवित्र है, बट जो जज है वो पवित्र नहीं है. अब यहाँ पे एक केस आया था, एक इंसिडेंट था लाइक बहुत पहले की बात है ये, कि एक जज थे, वो एसी कोच में ट्रैवल कर रहे थे. अब टीसी आते हैं, टीसी ने फर्स्ट पोस्ट में देखा कि वन पर्सन इज सिटिंग देयर विदाउट टिकट, तो उन्होंने पूछा टिकट दीजिए. तो अब जज बोलते हैं कि टिकट नहीं है मेरे पास, मैं तो जज हूँ. अब टीसी बोलते हैं कि जज हैं तो क्या हुआ, आपको टिकट तो आपको लेना ही पड़ेगा. अब जज बोलते हैं कि तुमने तो कोर्ट की तौहीन कर दी है और अब तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा. इस तरह के कॉन्वर्जेशन चल रहे थे जो कि सोशल मीडिया में वायरल हुए थे. अब ये चीज़ हुई कि जज साहब को जोश आ गया उस टाइम पे. जज साहब ने बैठाया अपना पूरा जो भी प्रोसीडिंग्स थी. जज साहब डिसमिस द टीसी, टिकट कलेक्टर, एट द टाइम एंड ओनली आफ्टर कंडक्टिंग एंड सिटिंग अप कोर्ट. देन देयर वाज ओनली ही कॉल्ड द पुलिस ऑल्सो. वहाँ पे ही बुला लिया और ये सब बताया कि ऐसे ऐसे करके हुआ है, मतलब इन्होंने डिसरेस्पेक्ट किया एंड ऑल. लेटर दिस मैटर वॉज वायरल ऑन द सोशल मीडिया. सुप्रीम कोर्ट लैश्ड हिम आउट, पूरी तरह से उनको लताड़ा गया. सुप्रीम कोर्ट वार्नड हिम एंड देन जज कैन नॉट सेटल द कोर्ट एनीवेयर फॉर देयर ओन इंटरेस्ट. अपने इंटरेस्ट के लिए नहीं था, बिकॉज उनको को अब आप ट्रैवल कर रहे हो, चाहे आप प्रधानमंत्री, तो आप बिना टिकट के तो ट्रैवल नहीं करोगे ना. सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज़ है. इवन अ जज कैन होल्ड फॉर कंटेम्प्ट ऑफ हिज ओन इंटरेस्ट. तो बहुत सारे केसेस इस तरह के आते हैं. बट द प्रॉब्लम इज दैट देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. कहीं पे मेंशन नहीं है. द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हैज़ कम अंडर क्रिटिसिज्म. जज बिना बात के इसे यूज़ करते हैं. ओवर सेंसिटिविटी शोन बाय द जुडिशरी टू इन पनिशिंग इंडिविजुअल्स एंड रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट द फैक्ट्स ऑफ मीन्स ऑफ defense by contenders who is changed with the contempt, and subjectivity, inconsistency in the application of contempt jurisdiction, principles of natural justice. A person cannot fought their own case. It goes against the principle of natural justice. Parliament based contempt of court amendment bill 2004 में पास किया गया था, which says that no court shall impose a sentence till the time it feels that actually this action is become the barrier in the delivery of the justice. Parliament passed contempt of court amendment bill 2004. No court shall impose a sentence under the act unless the court is satisfied. तो कोर्ट जब तक सेटिस्फाइड नहीं होगा, कोई भी जो है कंटेम्प्ट पास नहीं किया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा. Then the alleged the contempt or alleged actions substantially influenced to tend the interference. The course of justice further, the court may permit justification by the condemner as a defense. So defense में भी condemner को ये choice दी जाएगी. अब ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है. इसमें 29 अगस्त 1947 में कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का ड्राफ्टिंग कमेटी का फॉर्मेशन हुआ था. हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द ड्राफ्टिंग कमेटी? 7 मेंबर्स थे. हेड ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर BR अम्बेडकर. व्हेन वाज द ड्राफ्ट रेडी विद ड्राफ्टिंग कमेटी? तो अक्टूबर में ये रेडी करके दिखाया गया था कि हाँ मतलब अभी रेडी हो गया है. हु वाज द पर्सन मेड हेड रिव्यू दिस ड्राफ्ट?
श्री अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने किया था, हु डिज़ाइंड पिंगाली वेंकैया ने नेशनल फ्लैग को डिज़ाइन किया था, एंड हु हेडेड द कमेटी टू नेगोशिएट विद द स्टेट, जवाहरलाल नेहरू। When was national flag adopted? 22nd of July 1947 को किया गया था flag adopt. How many members signed the final copy of the constitution? 284 है. How many members were there in the beginning constitutional assembly in the beginning? तो 299 इंक्लूडिंग 15 women. इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है कौन कौन सी 15 women थी और उनका जो कंट्रीब्यूशन है मैंने पॉलिटी में ही डाला हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं ट्राई करूँगी कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँ तो आप उसको जाके उस लेक्चर को देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो, बिकॉज मैंने देखा था बहुत ज़्यादा यूट्यूब में भी लेक्चर अवेलेबल नहीं है, बट ये मतलब एज अ जनरल नॉलेज और कभी कभी इंटरव्यू टाइम पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने में फीमेल्स का क्या कंट्रीब्यूशन था और उस टाइम पे जो भी उनको अपॉर्चुनिटी मिली किस तरीके से आप देखते हो. सो आर्टिकल जो है CGI का आर्टिकल है 130, वेयर इज़ द सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली में है, ये तो पता ही होना चाहिए, किंग्स ऑफ हेडक्वार्टर ऑफ सुप्रीम कोर्ट. व्हाट विल बी द सुप्रीम कोर्ट ऑफिस और विच इज़ सिटिंग इन एन एरिया अदर देन दिल्ली. तो रीजनल बेंच होती हैं उसके अलावा. वेयर इज़ द हाई कोर्ट ऑफ यूपी, लखनऊ में है, लखनऊ में बेंच है बट हाई कोर्ट जो है इलाहाबाद में है यूपी का. उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, जैसे अब सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे जो कि मैं आपको बता रही थी कि सुप्रीम कोर्ट से बोला गया कि अब जो यहाँ पे है बंदा कन्याकुमारी से यहाँ पे केस लड़ने आ रहा है, अपना जो भी हियरिंग चल रही है, ये गुजरात है, गांधीनगर से आ रहे हैं, अब आंध्र प्रदेश से आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर से आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट का कोई बंदा आ रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा टीडियस प्रोसेस हो जाता है. एंड वाई इन दिल्ली, क्योंकि बिकॉज ऑफ लोकेशन, स्ट्रैटेजिक लोकेशन है और बीच में है दिल्ली, इसलिए. लॉ कमीशन ऑफ इंडिया सेड रीजन ऑफ सिटिंग टुगेदर सुप्रीम कोर्ट इन दिल्ली प्लस ओरिएंटेशन एंड वन ऑफ द वे ऑफ थिंकिंग. तो ये सारे रीजन्स हैं कि दिल्ली में लोकेट किया गया और एक ही जगह पे रखा गया है. अब हम बात करते हैं, मैं आपको कुछ चार्ट्स दिखाती हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट्स हैं जो कि इस टॉपिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चार्ट है सुप्रीम कोर्ट का. सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट आता है, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड सेशन कोर्ट्स हैं. अब उसमें सिविल सिटी कोर्ट हैं, कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज. तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको ये जो क्लासिफिकेशन है वो पता होना चाहिए. बहुत जगह पे ये मेंशन नहीं है, बहुत सारे नोट्स में भी मेंशन नहीं है. मैंने सेल्फ स्टडी किया इसीलिए मुझे थोड़ा सा जब मैं रिसर्च करती हूँ तो थोड़ी एडिशनल चीज़ें समझ में आती हैं, तो मैं नोट डाउन कर लेती हूँ. एंड सिमिलरली आई एम शोइंग यू द सेम थिंग. अपार्ट फ्रॉम दिस एक और फिगर है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर है. सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, it is decision and beginning on all the courts, can transfer judge of high court, can move case from any court to itself, अपने आप को केस ट्रांसफ़र खुद से कर सकते हैं. can transfer cases from one high court to the another. हाई कोर्ट की बात करते हैं, कैन हियर अपील्स फ्रॉम लोअर कोर्ट, इट कैन इशू रिट्स टू रिस्टोरिंग फंडामेंटल राइट्स, कैन डील विद द केस विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ द स्टेट, एक्सरसाइज सुप्रीडेंस एंड कंट्रोल ओवर कोर्ट्स बिलो इट. अब नेक्स्ट बात करते हैं ये, एंश्योर द इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी. सो एस्टैब्लिश एंड एनफोर्सिंग द कोर्ट. सो ये आपको 6-7 पॉइंट्स हैं. पॉज करिएगा वीडियो को, ये सारे पॉइंट ठीक से पढ़िएगा, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. सो ये ध्यान में रखने आपको, अपनी कॉपी में नोट कर लेना. ये अपार्ट फ्रॉम दिस NJAC और कोलिजियम सिस्टम है, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको. तो ये फिगर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा. और जो भी नोट्स बनाए हैं उसको अच्छे से हैंड रिटन नोट्स में रखिएगा, तो ताकि ये आपको हेल्प करेगा. सो होप थिंग्स आर क्लियर टू यू. नेक्स्ट सेशन में हम CGI के बारे में बात करेंगे. एक अलग से मैंने सेशन इसीलिए लिया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बारे में बात करेंगे. Till then, take care. Bye bye guys. Thank you and please share and subscribe the channel also. मैं जनरली बहुत ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, बट एटलीस्ट ये है कि उन लोगों तक ये पहुँच जाए. मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि एटलीस्ट जो जिसको नीड है, जिसको हेल्प की ज़रूरत है, एटलीस्ट उन लोगों तक पहुँच जाए. बस दिस इज़ द मेन मोटिव विच आई हैव. Till then, take care. Bye bye. Thank you.